बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, मैंने स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल के ऊपर सब पिछले लेक्चर में पढ़ा दिया था। आज अभी मैं स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल से फिलामेंट भी कह सकते हैं, फाइलामेंट भी कह सकते हैं, स्लाइडिंग फाइलामेंट मॉडल से स्टार्ट करूंगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। आपको पता होगा, ए प्लस में अगर आप देखेंगे तो बहुत दफ़ा आया हुआ है ये पार्ट पास्ट पेपर्स में। ठीक है। और चलें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, मैंने आपको ये पिक्चर जो है वो दिखाई थी, और पिक्चर मैं दोबारा से शेयर करना चाहता हूँ। और ये वाली पिक्चर है, क्योंकि इस पिक्चर के दो पार्ट हैं। इसमें सिर्फ मैंने एक पार्ट डिस्कस किया था, अगला पार्ट नहीं मैंने डिस्कस किया था, वो मैंने जानबूझकर नहीं किया था। अ, ये ऊपर लिखा हुआ है रिलैक्स्ड सार्कोमियर्स। ठीक है, रिलैक्स सार्कोमेयर का मतलब है कि सार्कोमेयर रिलैक्स कंडीशन में, यानी कि पूरा मसल ही रिलैक्स कंडीशन में है। मसल का फाइबर रिलैक्स कंडीशन में है इस वक्त, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ हुआ। तो आपको भी पता है कि जब रिलैक्स कंडीशन में मसल होता है तो वो लंबा होता है, जब वो कंट्रैक्ट होता है तो वो छोटा हो जाता है। इसे आप अपने बाजू, अपनी कोहनी पर, कोहनी से अपने बाजू को फोल्ड करें। यानी जब आप अपने बाइसेप को करिए, बाइसेप जब आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा तो आपका बाजू फोल्ड हो जाएगा ना। तो जब बाइसेप बाइसेप फोल्ड होगा, बाइसेप हमारे पास फ्यूमरस के अगले वाले मसल को कहते हैं। तो जब ये फोल्ड यानी कि कॉन्ट्रैक्ट होगा तो आपको नजर भी आएगा कि ये छोटा हो गया, मोटा तो हो गया है, लेकिन ये छोटा हो गया, लेंथ इसकी कम हो गई। या इसी वजह से जैसे मसल छोटा हो जाता है, और तो इसी वजह तो इसी तरह ही ये सार्कोमेर भी देखो, ये रिलैक्स कंडीशन में है और ये लंबा है, लेकिन ये अब ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो ये छोटा हो गया, इसकी लंबाई में कमी आ गई। ठीक है, सबसे पहली बात ये मैंने आपको बता दिया था कि मायोसिन फिलामेंट जहां तक होगा वहां तक ए बैंड होगा, और मायोसिन फिलामेंट जहां तक होगा वहां तक ए बैंड हो गया। और उसके बाद जहां पर मायोसिन फिलामेंट खत्म होगा उससे आगे आई बैंड स्टार्ट होगा। अब मायोसिन और एक्टिन फिलामेंट इधर से, जहां पर सिर्फ मायोसिन फिलामेंट होगा उसको हम एच जोन कहते हैं, और एच जोन के दरमियान में एम लाइन होती है। इसी तरह आई बैंड के बिल्कुल दरमियान में एक लाइन होती है जिसको हम जेड लाइन कहते हैं। दो जेड लाइन के दरमियान वाले एरिया को सार्कोमेर कहते हैं। यहाँ तक मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा मैंने क्या चीज बता दी थी, वो मैंने बता दी थी मायोसिन का स्ट्रक्चर कैसा होता है और एक्टिन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो मैंने दूसरी डायग्राम से आपको बता दिया था। वो भी मैं डायग्राम में आपको अभी दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं सार्कोमेयर में जो तब्दीली आती है कॉन्ट्रेक्शन में, बस मैं वो बताना चाह रहा हूँ पहले आपको, फिर मैं आपको उसी डायग्राम की दोबारा रिवीजन भी करवा दूंगा, कोई मसला नहीं। यहाँ पर हो क्या रहा है कि ये देखो, यहाँ पर मायोसिन मायोसिन सेम उसी जगह पर है। मायोसिन का फाइलामेंट यानी कि जो थिक फाइलामेंट है वो सेम अपनी जगह पर ही है। चेंजेस किस में आई हैं कि एक्टिन जो है वो एक दूसरे के करीब आ गई। ये एक्टिन, चले ये नजर आ जाएगा यहाँ से, ये एक्टिन इस तरफ आई है और ये एक्टिन इस तरफ आई है। ठीक है, तो इसका जो फाइनल स्ट्रक्चर आया वो कुछ इस तरह आया। एक्टिन देखो एक दूसरे के करीब आ गई, ये वाली एक्टिन भी एक दूसरे के करीब आ गई। जहां पर एक्टिन दो एक्टिन्स के दरमियान में फासला ज्यादा था, यहाँ पर दो एक्टिन्स के दरमियान में फासला, एक्टिन से मुराद है एक्टिन फाइलामेंट यानी ब्रीक फाइलामेंट, इनके दरमियान फासला कम हो गया। ठीक है, जब ये फासला कम हो गया तो इससे आपको सिंपल सिंपल सी जो समझ आती है, वो जो हमें इसी डायग्राम से समझ आ रही है कि ये देखो एच जोन वो वाला एरिया था ना जहाँ पर एक्टिन फाइलामेंट नहीं था। तो चूंकि एक्टिन फाइलामेंट इधर से भी करीब आ गया, इधर से भी करीब आ गया, तो एच जोन जो है वो छोटा हो गया। ये देखो लिखा भी हुआ है एच जोन छोटा हो गया। और एम लाइन पर कोई फर्क नहीं है, एम लाइन की तरह है। उसके अलावा जो जेड लाइंस हैं वो भी एक दूसरे के करीब आई। ये देखो ये जेड लाइन इधर से इधर आ जाएगी, क्योंकि ये पूरा एक्टिन फाइलामेंट इधर आया ना, तो इधर से भी एक्टिन फाइलामेंट इधर आया तो जेड लाइन भी करीब आ गई एक दूसरे के। तो जेड लाइन और पूरा चूंकि दो जेड लाइन के दरमियान वाले हिस्से को सार्कोमेयर कहते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक सार्कोमेयर। तो ये सार्कोमेयर की लेंथ भी जो है वो छोटी हो गई, यहाँ पर सार्कोमेयर बड़ा है और यहाँ पर सार्कोमेयर छोटा है, जो कि इस डायग्राम से आपको वाज़ेह नजर आ रहा है। यही चीज ये थी जो मैंने आपको बतानी थी। एक चीज जो इसमें अभी तक मैंने नहीं बताई वो है कि आई बैंड भी छोटा हो जाता है। देखो आई बैंड, ये देखो लिखा भी हुआ है आई बैंड छोटा हो जाता है, लेकिन कैसे होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। आई बैंड यहाँ पर हम किस एरिया को कहते थे, हम उस एरिया को कहते थे जिसमें सिर्फ एक्टिन होता है। मायोसिन जहाँ पर होता है वहां पर ए बैंड होता है, तो एक्टिन जहाँ पर होता है वहां पर आई बैंड होता है, सिर्फ एक्टिन होता है जहाँ पर। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि जब एक्टिन इधर आएगा तो एक्टिन मायोसिन वाले एरिया में ज्यादा आ जाएगा, तो ज्यादा एक्टिन का हिस्सा मायोसिन के ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ पर फिर इस वजह से आई बैंड भी छोटा हो जाएगा, इतना सा आई बैंड रह जाएगा। ठीक है, तो
ये तीन चार जो चेंजेस आते हैं कंट्रैक्शन में वो होते हैं, और ये कंट्रैक्शन होती कैसे है, यही हमें स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल बताता है कि कंट्रैक्शन होती कैसे है। अच्छा, मैं आपको पहले टेक्स्ट बुक से एक दफा रीड करता हूँ, फिर देखते हैं क्या बनता है। when muscle fiber contracts, the thick and thin filaments undergo shifting। शिफ्टिंग का यह मतलब है तब्दीली आती है उनमें, थिक और थिन फाइलामेंट दोनों में तब्दीली आ जाती है। कैसे? द आई बैंड रिड्यूस्ड इन लेंथ, मैंने बताया अभी आपको कि आई बैंड कैसे छोटा होता है, आई बैंड की लेंथ छोटी होगी। और जेड लाइन क्या हुई, क्लोजर आ गई, एक दूसरे के करीब आ गई जेड लाइन, ठीक है, ये भी मैंने आपको अच्छे से बता दिया। हक्सली एंड ए एफ हक्सली, हक्सली है या क्या भी हक्सले है, ये साइंटिस्ट के नाम है। और उनके कोलीग्स जो हैं वो सजेस्टेड हाइपोथेसिस इन 1954। हाइपोथेसिस क्या होता है, ये फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 2 में शायद लिखा हुआ है या 1 में लिखा हुआ है, ठीक है। तो वहां से आपको पता होना चाहिए हाइपोथेसिस क्या होता है, लॉ क्या होता है, और ये जो जो सारी चीजें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, सजेस्टेड हाइपोथेसिस इन 1954 टू एक्सप्लेन ऑल इवेंट्स इन मसल कॉन्ट्रैक्शन। ये जो साइंटिस्ट थे इन्होंने बताया कि मसल कॉन्ट्रैक्शन में क्या क्या इवेंट्स हो रहे होते हैं, उनका मतलब इन्होंने बताया। इसी इसी हाइपोथेसिस को उन्होंने नाम दिया स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल का, क्योंकि इसमें स्लाइडिंग, इसमें ये देखो तीन लफ्ज हैं, स्लाइडिंग फिलामेंट और मॉडल। मॉडल तो मॉडल यानी कि जो उन्होंने नमूना हाइपोथेसिस पेश किया, वन हाइपोथेसिस, वो उसको मॉडल कह दिया। दो वर्ड इंपॉर्टेंट है, स्लाइडिंग और फिलामेंट। स्लाइडिंग क्योंकि इसमें कुछ स्लाइडिंग हो रही है, यानी स्लाइड कर रही है, बच्चे स्लाइड करते हैं ना ऊपर से नीचे स्लाइड्स पर, वैसे यहाँ पर भी स्लाइड हो रही है, ये देखो नजर भी आ रही है। ये देखो ये एक्टिंग जो है यहाँ से स्लाइड करके इस तरफ चली जाएगी, तो ये ऐसे होगी, ठीक है, इधर से ये वाली एक्टिंग स्लाइड करके इधर आएगी, तो इसलिए इसको स्लाइडिंग कहते हैं। और चूंकि ये भी फाइलामेंट है, ये भी फाइलामेंट है, ये भी फाइलामेंट, ये सारे फाइलामेंट, क्योंकि फाइलामेंट की स्लाइडिंग है इसलिए स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल, इसका नाम रखा गया स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द थिन फिलामेंट्स, अब वही जो मैंने आपको बात बता दी वो इंग्लिश में लिख दी इसने। अकॉर्डिंग, इस थ्योरी के मुताबिक द थिन फिलामेंट्स आर स्लाइड पास्ट द थिक वन। इस थ्योरी के मुताबिक थिन फिलामेंट जो हैं वो थिक वन के ऊपर स्लाइड कर जाते हैं, सो दैट एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट्स ओवरलैप टू ग्रेटर डिग्री। जिसकी वजह से जो एक्टिन और फाइलामेंट है ना वो एक दूसरे पर ज्यादा, उनका ज्यादा हिस्सा एक दूसरे के ऊपर आ जाता है, ठीक है। दस द जी लाइन इज ब्रॉड क्लोज टुगेदर, तो इस तरह जेड लाइन जो है वो एक दूसरे के करीब आ जाती है। आई बैंड छोटा, आई बैंड शॉर्टन्स, आई बैंड छोटा हो जाता है, ठीक है। एच जोन डिसअपियर, एच जोन जो है वो गायब हो जाता है। यहाँ पर एच जोन उसने शॉर्टन लिखा हुआ है, तो एच जोन यहाँ पर देखो एच जोन छोटा लिखा हुआ है, तो ये अगर एक्टिन बिल्कुल साथ यहाँ पर आकर मिल जाएगी तो एच जोन बिल्कुल डिसअपियर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आमतौर पर एच जोन बिल्कुल खत्म नहीं होता, अलबत्ता बुक में लिखा हुआ है डिसअपियर, तो आपने डिसअपियर ही लिख देना, लेकिन एच जोन छोटा हो जाता है पहले, लेकिन बहुत छोटा हो जाता है जब ये सार्कोमेर छोटा होता है तो। इन दिस प्रोसेस ऑफ कंट्रैक्शन द क्रॉस ब्रिज, क्रॉस ब्रिज हमने किसको बोला था, जो मायोसिन का फिलामेंट था ना जिसमें मायोसिन के मॉलिक्यूल थे, उन मायोसिन के मॉलिक्यूल की दो हिस्से थे, टेल और हेड। वो वाली पिक्चर पीछे पड़ी हुई है। ठीक है, ये है पिक्चर जिसकी मैं बात कर रहा था, कि ये मायोसिन का एक मॉलिक्यूल है, इसका टेल है और इसकी दो हेड है, तो ये हेड्स को ही हम क्रॉस ब्रिज कहते हैं, ठीक है। अब मैं वापस बुक की तरफ जाता हूँ तो आपको मजीद पढ़ाता हूँ। In this process of contraction, the cross bridges of thick filament कौन सा, myosin filament, become attached to the binding sites of on the actin filament। तो थिक फिलामेंट के क्रॉस ब्रिजेस आएंगे, यानी कि क्रॉस ब्रिजेस का मतलब है उनके हेड आएंगे, और वो कहाँ बाइंड होंगे, बाइंडिंग साइट से, यानी कि कुछ जगह होंगी एक्टिन फिलामेंट के ऊपर जिन पर बाइंड होने की, जिन पर जुड़ने की जगह यानी कि प्रॉपर्टी होगी, तो वो क्रॉस ब्रिजेस वहां पर जाके अटैच हो जाएंगे। The cross bridges then contract to pull the actin filaments toward the center of the sarcomere। और फिर क्रॉस ब्रिज क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जिसकी वजह से एक्टिन फिलामेंट सेंटर की तरफ आ जाएगा। ये मैं आपको बताता हूँ कैसे हो रहा है। ये देखो, ये मैंने दूसरी डायग्राम बताई, इसमें ये मायोसिन फिलामेंट है, ये एक्टिन फिलामेंट है, इसके ऊपर ट्रोपोमायोसिन भी है, इसके ऊपर ट्रोपोनिन भी है, ठीक है। सारी चीजें मैंने पहले पिछले लेक्चर में आपको बता दी। अब ये देखो कि जो ये क्रॉस ब्रिजेस हैं, ये क्रॉस ब्रिज ग्लोबुलर हेड हैं ये एक्टिन फिलामेंट के ऊपर अटैच हो रहे हैं, ठीक है।
इसमें थोड़ा सा ट्रोपोनिन का भी रोल है, वो रोल आपकी बुक में ही आगे लिखा हुआ है, तो वो मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहा, मैं आगे आपको बता देता हूँ, अभी 2 मिनट में बता देता हूँ। तो ये क्रॉस ब्रिजेस यहाँ पर जाकर अटैच हो रहे हैं। ठीक है, इस बात का समझ लग गई। अब मैं आपको दूसरी डायग्राम की तरफ लेके जा रहा हूँ। चलिए इसको लेके जाता हूँ, ये देखें। ये देखें, यहाँ पर भी क्रॉस ब्रिजेस जो है वो एक्टिन फिलामेंट के ऊपर हो रहे हैं अटैच। और ये क्रॉस ब्रिजेस कॉन्ट्रैक्ट करके इस एक्टिन फिलामेंट को इधर लेके आएंगे, और ये वाला क्रॉस ब्रिजेस को अटैच करके इस एक्टिन फिलामेंट को यहाँ लेके जाएगा। फिर क्या होगा एज अ रिजल्ट, क्या होगा एज अ रिजल्ट, यही होगा कि ये वो वैसे ही आप समझें कि यहाँ से मायोसिन के क्रॉस ब्रिज निकल के इस एक्टिन फिलामेंट के ऊपर जाके इसको इधर खींचेंगे, और इस मायोसिन फिलामेंट के यहाँ पर अटैच होकर इसको इधर खींचेंगे। तो इस सेंटर ऑफ सार्कोमेर, ये एम लाइन सार्कोमेर का सेंटर बन रही है ना, इधर से देखो, इधर इधर भी उतना ही फासला है, इधर से इधर भी फासला है। तो इस सेंटर ऑफ सार्कोमेर की तरफ एक्टिन फिलामेंट को खींचेंगे, ये वाला एक्टिन फिलामेंट इधर आएगा, ये वाला एक्टिन फिलामेंट इधर आएगा, और ये वाला एक्टिन फिलामेंट इधर आएगा। ठीक है, एरो बना देता हूँ। तो इस तरह कंट्रैक्शन, ये सारे प्रोसेस होती है, यही है स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल। ये आपको डायग्राम, ये वाली डायग्राम बना लो, ये आपकी बुक पर जो डायग्राम बनी हुई है वो आनी चाहिए आपको बना। हाउ द ब्रिजेस आर कंट्रोल्ड, ये जो क्रॉस ब्रिजेस हैं, ये जो हेड की अटैचमेंट है एक्टिन फिलामेंट के ऊपर, ये ऑब्वियसली अगर हेड हर टाइम अटैच रहेगा एक्टिन फिलामेंट के साथ, मैं आपको दिखा देता हूँ पिक्चर। ये अगर ये जो हेड है क्रॉस ब्रिज, ये ग्लोबुलर हेड को ही कहते हैं ना, अगर ये हर टाइम इस पर अटैच करेगा रहेगा तो फिर तो मसल कॉन्ट्रैक्ट ही रहेगा, फिर कभी रिलैक्स हो ही नहीं पाएगा, जबकि हमें पता है कि हमारे मसल रिलैक्स भी होते हैं और कॉन्ट्रैक्ट भी करते हैं। तो फिर इनको कंट्रोल कैसे किया जाता है, उस कंट्रोल का तरीका भी उसने लिखा है। व्हेन द मसल इज एट रेस्ट, जब मसल रेस्ट पर होता है, रेस्ट में होता है, द ट्रोपोमायोसिन इज डिस्पोज्ड इन सच अ वे दैट इट कवर्स द साइड्स ऑन द एक्टिन चेन। डिस्पोज्ड का यहाँ पर मतलब है कि लगी होती है या जुड़ी होती है। तो ट्रोपोमायोसिन इस तरह से वहां पर लगी होती है कि वो क्या करती है कि जो एक्टिन चेन के ऊपर बाइंडिंग साइट्स है ना, उनको मुकम्मल तौर पर कवर किया होता है उसने। ये दिखाया भी हुआ है उसने, मैंने पिक्चर जो आपको दिखाई थी वो बड़ी अच्छी थी, ये वाली पिक्चर के। यहाँ पर देखो, ये कीमो, ये ट्रोपोमायोसिन है, इसकी बात कर रहा है, ये है ट्रोपोमायोसिन। ठीक है, और इसने एक्टिन 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 ये वाला जो एक्टिन, ये एक्टिन है। ठीक है, तो ये एक्टिन को इसने ऐसे कवर किया होता है कि ये जो ग्लोबुलर हेड है ये एक्टिन के ऊपर अटैच नहीं हो पाते। ठीक है, एक्टिन के ऊपर अटैच नहीं हो पाते, इसने जो ट्रोपोमायोसिन ने इस तरह कवर किया होता है एक्टिन फिलामेंट को। अब आगे क्या होता है, आगे क्या लिखता है। When the muscle is required to contract, calcium ions bind with the troponin molecules and cause them to move slightly. This has the effect of displacing tropomyosin and exposing the binding sites for myosin head. मैं बताता हूँ आपको क्या हो रहा है यहाँ पर, क्या कहना कि चाह रहा है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो ट्रोपोनिन है, ये ट्रोपोनिन है, आपकी बुक में भी लिखा हुआ है कि ये जो ट्रोपोनिन है ये 3 पॉलीपेप्टाइड से मिलकर बनी हुई है। इसका एक पॉलीपेप्टाइड एक्टिन से जुड़ा हुआ है, इसका एक पॉलीपेप्टाइड ट्रोपोमायोसिन से जुड़ा हुआ है, और ये जो ऊपर वाला पॉलीपेप्टाइड है ना, ये कैल्शियम के साथ जुड़ता है, मैं लिख भी देता हूँ। एक पॉलीपेप्टाइड इधर जुड़ जाएगा एक्टिन के साथ, सॉरी ट्रोपोमायोसिन के साथ एक एक एक्टिन के साथ जुड़ जाएगा, और ये जो ऊपर वाला है ना, ये वाला ये किसके साथ जुड़ेगा, ये कैल्शियम के साथ जुड़ जाएगा, Ca2+, कैल्शियम के साथ। जैसे ही कैल्शियम इसके इसके ऊपर आकर जुड़ेगा ना, जैसे ही कैल्शियम इसके ऊपर आकर जुड़ेगा तो ये मूव करेगा, ये ट्रोपोनिन मूव करेगा, और ट्रोपोनिन चूंकि ट्रोपोमायोसिन के साथ भी जुड़ा हुआ है जैसा कि मैंने बताया, तो ये ट्रोपोमायोसिन को भी थोड़ा सा हरकत देगा। तो जब वो हरकत देगा, जब वो हरकत करवाएगा, तो वो एक्टिन एक्टिन फिलामेंट के ऊपर से के ऊपर जो जिन जगहों को ट्रोपोमायोसिन ने कवर किया हुआ था ना, वो कवर्ड जगह अनकवर हो जाएंगी, यानी वो नंगी हो जाएंगी, और वहां पर क्रॉस ब्रिजेस जो है ना वो जाकर फिर अटैच हो जाएंगे। ठीक है, और अगला काम जो है वो क्रॉस ब्रिजेस खुद ब खुद कर लेंगे। ये पहला जो काम है ना इसमें, इस कॉन्ट्रैक्शन में, ये पहला काम कैल्शियम की वजह से हो रहा है। और फिर जो अगला काम है कि जो क्रॉस ब्रिजेस कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वो एटीपी की वजह से होता है। ठीक है,
यही बता रहे हैं, व्हेन द मसल इज रिक्वायर्ड टू कंट्रैक्ट, जब मसल ने कॉन्ट्रैक्ट होना होता है, कैल्शियम आइंस बाइंड विद ट्रोपोनिन मॉलिक्यूल, तो जो कैल्शियम आइन है वो ट्रोपोनिन के मॉलिक्यूल के साथ अटैच हो जाते हैं। ट्रोपोनिन के साथ जब अटैच होते हैं तो उनको हल्का सा मूव करवाते हैं, और उनको काजिज देम टू मूव स्लाइटली, तो उनको हल्का सा मूव करवाते हैं। और ट्रोपोनिन दिस हैज द इफेक्ट ऑफ डिस्प्लेसिंग द ट्रोपोमायोसिन, चूंकि ट्रोपोनिन अगर ट्रोपोमायोसिन के साथ भी अटैच होती है तो ट्रोपोमायोसिन भी डिस्प्लेस हो जाती है। डिस्प्लेस मतलब अपनी प्लेस से हट जाना, अपनी जगह से हट जाना। एंड एक्सपोजिंग द बाइंडिंग साइट्स फॉर मायोसिन हेड। और क्या करती है कि जो एक्टिन एक्टिन के ऊपर बाइंडिंग साइट्स होती है ना, जहां पर मायोसिन के हेड ने लगना होता है, उनको एक्सपोज हो जाती है, वो एक्सपोज हो जाती है, वो नंगी हो जाती है, जिसकी वजह से मायोसिन का हेड वहां पर जाकर अटैच हो जाता है। वंस द मायोसिन हेड हैज बिकम अटैच्ड टू द एक्टिन फिलामेंट, एक दफा मायोसिन का हेड जो है एक्टिन फिलामेंट के साथ अटैच हो जाए तो एटीपी यहाँ पर यूज हो जाता है। तो एटीपी इज हाइड्रोलाइज्ड, एटीपी हाइड्रोलाइज होगा, यानी कि एटीपी टूटेगा, और ब्रिज जो है वो गोज टू इट्स साइकिल, ब्रिज अपने साइकिल की तरफ जाए। ये साइकिल का क्या मतलब है, ये पूरी मतलब ये आपके स्कोप के बाहर है, ये एमबीबीएस में आगे बताते हैं कि कैसे ये पूरा साइकिल एक कवर होता है। ठीक है। यानी कि मसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स पूरा पूरे का साइकिल बताते हैं कि ब्रिज कैसे अटैच होता है, फिर कॉन्ट्रैक्ट करता है, फिर छोड़ देता है बाइंडिंग साइड को। अच्छा। तो ये बताते हैं वो आगे, सॉरी थोड़ा सा आ गया था, डिले आ गया था। अच्छा, तो वो एक साइकिल पूरा कंप्लीट होता है जिसमें यानी कि हेड जो है वो बार बार एक्टिन पर अटैच होता है, फिर छोड़ता है, फिर अटैच होता है, और फिर छोड़ता है। तो ये इसको पूरा साइकिल होता है, ये आपके स्कोप के बाहर है। आपको बस इतना पता होना चाहिए कैसे अटैच होता है ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोनिन का क्या रोल है, एक्टिन का फाइलामेंट कैसा होता है, मायोसिन का फाइलामेंट कैसा होता है, स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। और ये कैल्शियम का भी और एटीपी का दोनों का रोल होता है। ये एटीपी इज प्रोवाइडेड बाय लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट इन ईच मसल सेल, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था ऊपर की एक डायग्राम में। ये मैंने बताया था, यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया मैंने बताया था, सार्कोलिमा के नीचे माइटोकॉन्ड्रिया बहुत सारे मिकदार में पड़े होते हैं स्केलेटल मसल सेल में। सो माइटोकॉन्ड्रिया क्यों पड़े होते हैं, क्योंकि सेल को बहुत ज्यादा एटीपी की जरूरत होती है, तो बहुत ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया पड़े होते हैं, तो पावर हाउस ऑफ द सेल इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया। दिस एटीपी इज प्रोवाइडेड बाय लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट इन ईच मसल सेल्स। ठीक है। अच्छा, फ्रॉम द अबव अकाउंट इट इज रिवील्ड दैट एटीपी इज नीडेड। अच्छा, अबव अकाउंट का मतलब है कि ऊपर जो दी गई इंफॉर्मेशन है ना, उससे हमें पता चल रहा है कि जो एटीपी है ना, ये एटीपी इज नीडेड टू ब्रेक द लिंक बिटवीन मायोसिन एंड एक्टिन। अच्छा, यहाँ पर बच्चे ना थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। बच्चों को लगता है कि मायोसिन का हेड जो है ना वो अटैच होने के लिए एटीपी चाहिए। नहीं, मायोसिन का हेड अटैच होने के लिए कैल्शियम चाहिए, जबकि एटीपी चाहिए मायोसिन के हेड को कंट्रैक्ट करवाने के लिए, यानी कि एक्टिन को मूव करवाने के लिए, और फिर मायोसिन के हेड को वहां से डिटैच करवाने के लिए, उतरवाने के लिए एटीपी चाहिए। मैं आपको शेयर करके बता भी देता हूँ कैसे। ये देखो, मायोसिन का जो हेड यहाँ पर अटैच होता है ना, वो कैल्शियम की वजह से हो रहा है। कैल्शियम जब ट्रोपोनिन पर अटैच करेगी वो मूव करवा देगी खुद ही। ठीक है। तो जब वो मूव करवाएगी तो फिर ये एक्सपोज हो जाएगी साइड। जब ये अटैच होकर इसको कंट्रैक्ट करवाएगा, कंट्रैक्ट करवा के जब लिख भी देता है, अटैच करवा कर इसको कंट्रैक्ट करवाएगा, फर्ज करो इस तरफ को मूव करवा के, फिर जब मायोसिन के हेड ने डिटैच होना होएगा ना, अलग होना होएगा, इस सारे प्रोसेस के लिए चाहिए एटीपी। इस सारे प्रोसेस के लिए चाहिए एटीपी। ठीक है। तो यहाँ पर वो एक एटीपी की जरूरत बता रहा है कि क्यों चाहिए होती है। आफ्टर डेथ, अब वो एक हमारी यानी कि मौत के बाद की एक बात बताता है। मौत के बाद क्या होता है, बॉडी में एटीपी बड़ी जोर से बड़ी तेजी से कम होनी शुरू हो जाती है। तो द अमाउंट ऑफ एटीपी इन बॉडी फॉल्स, मौत के बाद एटीपी कम हो जाती है। अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस द ब्रिजेस कैन नॉट बी ब्रोकन। तो इस सूरत हाल में क्या होता है कि ये जो ब्रिज बने हुए हैं ना, यानी कि एक्टिन और मायोसिन आपस में अटैच हुआ हुआ है, तो ये टूटते नहीं है, क्योंकि एटीपी तोड़ने के लिए, डिटैच होने के लिए चाहिए ना, मैंने अभी बताया। एंड सो दे रिमेन फर्मली बाउंड, तो इस वजह से ये बहुत जोर से एक दूसरे के साथ अटैच रहते हैं। दिस रिजल्ट्स इन बॉडी बिकमिंग स्टिफ, इसी वजह से जो बॉडी है ना वो मौत के बाद सख्त हो जाती है, फौरन फौरन सख्त होते हो जाती है, जहां जहां भी एक्टिन मायोसिन जुड़े होते हैं वो जुड़े रहते हैं। अ कंडीशन नाउन एज राइगर मोर्टिस, इस कंडीशन को कहते हैं राइगर मोर्टिस। ठीक है। और राइगर मोर्टिस की मैंने पिक्चर भी एक आधी डाउनलोड करके रखी हुई है, मैं आपको दिखा देता हूँ।
ये है शायद, हाँ यही है। ठीक है, ये बॉडी आ गई। ये देखो, ये राइगर मोटिस है कि ये मरा हुआ बंदा है, ये जिंदा बंदा नहीं है, ये मरा हुआ है, लेकिन इसका हाथ फिर भी ऊपर ही उठा हुआ है, इसका हाथ नीचे नहीं गिरा हुआ, क्योंकि ये अकड़ गया है यहीं पर। हमें भी पता है कि बंदा मर के अकड़ जाता है। तो उसी उसी कंडीशन में कहते हैं राइगर मोर्टिस। ये देखो यहाँ पर जैसे जैसे है, इसीलिए कहते हैं कि बंदा जब मर जाए तो फौरन फौरन उसको सही सही सीधी सीधी हालत में उसकी आंखें बंद कर दो और बाकी काम भी पूरे कर दो, नहीं तो वो अकड़ जाएगा। इफ अ बॉडी नीड्स टू बी ट्रांसपोर्टेड, अगर इफ ये नीचे देखो क्या लिखा हुआ है, इफ अ बॉडी नीड्स टू बी ट्रांसपोर्टेड व्हेन राइगर मोर्टिस इज एट इट्स पीक। अगर एक बॉडी को हमने ट्रांसपोर्ट करवाना हो, फर्ज करे सऊदी अरब में बंदा मर गया और उसका कोई हालचाल पूछने वाला नहीं था, वहां उसको कोई सीधा करने वाला नहीं था, और वो ऐसे ही अकड़ गया, और वो सऊदी अरब से पाकिस्तान लाना है, तो फिर अगर उसे को सीधा करना है ना, इट माइट बी नेसेसरी टू ब्रेक बोन्स, तो उसकी हड्डियां भी कभी कभी तोड़नी पड़ जाती है। ये यहाँ से हड्डी तोड़ के उसको सीधा करेंगे, टू चेंज द पोजीशन ऑफ बॉडी, के बॉडी की पोजीशन चेंज करेंगे। आमतौर पर हड्डी तोड़ते नहीं हैं, लेकिन अगर राइगर मोटिस कोई बहुत ही गलत हालत में डेवलप हो गया, सॉरी मिसाल के तौर पर अगर किसी बंदे का राइगर मोटिस इस हालत में डेवलप हो गया कि उसका दाढ़ ऐसे हो और उसकी टांगे ऐसे हों, ठीक है, यानी कि दाढ़ ऐसे हो और टांगे ऊपर की तरफ हों ऐसे, तो ऑब्वियसली ऐसे तो नहीं इसको दफनाया जा सकता, तो उसकी कुछ अगर राइगर मोटिस डेवलप हो गया तो फिर उसकी हड्डी तोड़ के इसको टांगे को सीधा करना पड़ेगा। ये आमतौर पर तो नहीं होता, लेकिन कभी कभार इस तरह की कंडीशन आ भी जाती है। चले, यहाँ तक समझ लग गई स्लाइडिंग फिलामेंट मोटिफ की मॉडल की। चले, अब मैं वही वो जो कैल्शियम आयंस की बात है ना वो करेगा अब, ये जो मैंने आपको पहले ही बताई है। कंट्रोलिंग द एक्टिन एक्टिन मायोसिन इंटरेक्शन बाय कैल्शियम आयंस का इन पर एक्टिन मायोसिन पर क्या इफेक्ट है। मसल कंट्रैक्शन इज इनिशिएटेड बाय नर्व इम्पल्स। अब वो थोड़ी सी नर्व की भी बात करेगा कि कैसे कैसे सारा कुछ हो रहा है। इसके लिए मैंने एक डायग्राम पहले शेयर करके आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ। एक डायग्राम मैंने पहले डाउनलोड करके रखी हुई है, ये वाली डायग्राम है। ये असल में ये असल में एक मसल मसल सेल ही है। इसमें आपको ये देखो फिलामेंट्स नजर आ रहे हैं, ये भी एक्टिन फिलामेंट है, ये मायोसिन फिलामेंट है, ये एक्टिन फिलामेंट है, ये मायोसिन फिलामेंट है, ठीक है। और एक्टिन फिलामेंट के दरमियान में ये जो लाइन है जेड डिस्क इसको कह रहे हैं, यहाँ पर डिस्क कह रहे हैं, जेड लाइन कहते हैं, आपकी बुक में जेड लाइन लिखा हुआ है, यहाँ पर जेड डिस्क लिखा हुआ है। इसमें दो तीन चीजें और भी हैं। सबसे पहली बात ये है, इसकी इस मसल की मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, इसको हम कहते हैं सार्कोलेम, ठीक है, पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि आमतौर पर मसल की मेम्ब्रेन सीधी सीधी होती है। शुक्र है मुझे टाइम से पता चल गया कि ये शेयर नहीं हुई हुई थी, नहीं तो। चलो शेयर हो गई, अब शेयर हो गई है। चलो, मैं अब दोबारा से बताता हूँ। ये है पूरा मसल, इसमें ना ये मसल सेल की पिक्चर बताई हुई है, स्केलेटल मसल सेल की पिक्चर बताई हुई है, ठीक है। इसमें इसकी पिक्चर जांचने का यानी कि पहचानने का तरीका आसान यही है कि ये देखो, ये एक्टिन फिलामेंट्स और मायोसिन फिलामेंट्स है, ये मायोसिन फिलामेंट है और ये नीले वाला एक्टिन फिलामेंट। तो इसमें ये देखो जेड, एक्टिन फिलामेंट के बिल्कुल दरमियान में जेड लाइन होती है, उसको यहाँ पर उसने जेड डिस्क कहा हुआ है, ठीक है। ये थिन फिलामेंट और थिक फिलामेंट भी दिखाया हुआ है, थिक फिलामेंट लाल को, थिन फिलामेंट नीले को। अच्छा, एक और दो तीन चीजें इसमें और इम्पोर्टेंट है जो मैं बताना चाह रहा हूँ। ये जिस वजह से आमतौर पर मसल की जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो बिल्कुल सीधी होती है, ऐसे होती है ना, सीधी, ठीक है, ऐसे होती है। लेकिन इसकी ऐसे नहीं है, इसमें दरमियान में ये अंदर की तरफ इन्वेजिनेटेड हुई हुई है, अंदर की तरफ मुड़ी हुई है, जिसकी वजह से खाली सी बन गई है, जिसको हम कहते हैं टी टिब्यूल। ये देखो, ये लिखा हुआ है टी टिब्यूल, ठीक है। तो टी टिब्यूल लिखे एक तो बनी हुई है। दूसरा, इस सेल में मैंने आपको पहले भी बताया कि जो सेल मेम्ब्रेन के जस्ट लाइक इसके सेल मेम्ब्रेन को हम सार्कोलेमा कहते हैं, ठीक है। इसके सेल मेम्ब्रेन के जस्ट नीचे ये माइटोकॉन्ड्रिया है। बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया पड़े होते हैं सेल मेम्ब्रेन यानी सार्कोलेमा के नीचे। मैंने पहले भी दो तीन दफा बताया, अब दोबारा बता रहा हूँ, क्योंकि एनर्जी चाहिए होती है, और एनर्जी यानी एटीपी चाहिए होता है, और एटीपी प्रोड्यूस करने का तरीका है का ऑर्गेनेली है माइटोकॉन्ड्रिया। अब यहाँ पर टी ट्यूब्यूल का एंड होता है यहाँ पर,
इसका यहाँ यहाँ पर ही सार्कोप्लाज्मिक रेटिकोलम पड़ा होता है। ये एसआर का मतलब है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकोलम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकोलम भी एक ऑर्गेनेली है, ये आपने फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा हुआ है। ठीक है। अब क्या हो रहा है कि देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकोलम के कुछ एंड कुछ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकोलम का यहाँ पर एक एंड बना हुआ है, और और इसी सारी ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकोलम का एक एंड यहाँ पर भी बना हुआ है। ठीक है। तो क्या होगा कि यहाँ से एक नर्व नर्व आएगी जो दिमाग से आ रही है। ठीक है, दिमाग से आ रही है, सॉरी यहाँ से, मैं यहाँ से सही क्यों गुजार रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से आएगी नर्व, और यहाँ पर आकर नर्व इम्पल्स आएगी। नर्व इम्पल्स मतलब दिमाग से एक सिग्नल आएगा। ठीक है, अभी तक इतना ही आपको बता देता हूँ, बाकी बाकी अगले चैप्टर में आपको बता देता हूँ। ठीक है। तो यहाँ तक इम्पल्स आएगी, उसके बाद क्या होगा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकोलम तक जब ये नर्व आएगी, नर्व इम्पल्स आएगी, तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकोलम में ना बड़ी मिकदार में कैल्शियम पड़ा होता है। ठीक है, आमतौर पर सेल्स में। तो इस स्केलेटल मसल सेल में तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कैल्शियम होता ही ज्यादा है। ठीक है। तो फिर वो जो कैल्शियम जो है ना, जब जैसे ही इम्पल्स आएगी तो कैल्शियम जो है ना, वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारा सार्को ये हरा ये भी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही है, ये सारा सार्को। तो यहाँ से फर्ज करो कैल्शियम बाहर निकल आया। ठीक है, कैल्शियम यहाँ से बाहर निकल आया, और ये कैल्शियम बाहर आकर क्या करेगा, ये वही ट्रोपोनिन पर अटैच हो जाएगा। ठीक है, ये कैल्शियम बाहर आया, और ये मैं दूसरी डायग्राम पर आपको दिखा देता हूँ। ये यहाँ पर ट्रोपोनिन पर अटैच होगा, ट्रोपोनिन मूव करेगी, और ट्रोपोमायोसिन को भी मूव करवाएगी। और ट्रोपोमायोसिन जब मूव होगी तो वो एक्टिन फिलामेंट के जो साइड्स होगी, बाइंडिंग साइड उसको एक्सपोज हो जाएंगी, और ये क्रॉस ब्रिजेस जो है वो एक्टिन फिलामेंट पर अटैच हो जाएंगे। ठीक है, यही बात आपकी बुक में लिखी हुई है। मसल contraction is initiated by nerve impulse arriving at the neuromuscular junction। ठीक है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर जो नर्व इम्पल्स आ रही है ना, वहां पर उसकी वजह से मसल कंट्रैक्शन जो है वो शुरू होती है। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या है, यही है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ये है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जो मैंने ड्रा खुद से कर दिया था, क्योंकि यानी कि यहाँ से नर्व आएगी और यहाँ पर सिग्नल देगी, ये जो कि मसल का सेल है, और ये नर्व ऊपर से आ रही है। तो ये न्यूरो मस्कुलर जंक्शन इसको कहते हैं। जंक्शन कहते हैं ना जहाँ पर दो चीजें आपस में जुड़ी होती हैं। तो ये नर्व ऊपर से आई और मसल ये है, तो न्यूरो मस्कुलर जंक्शन हो गया। ऑल द फाइबर्स All the fibers innervated by a single motor neuron are a motor unit and contract simultaneously in response to the action potential fired by motor neurons। इसमें एक्शन पोटेंशियल जो है मोटर न्यूरॉन्स में होता है, ये भी अगले चैप्टर में आपको समझ आएगी, ये मैं अभी बता नहीं रहा। अलबत्ता मैं सिर्फ इतना बता देता हूँ कि आमतौर पर जो एक नर्व आ रही होती है ना, एक नर्व का फाइबर आ रहा होता है, वो सिर्फ एक मसल के सेल को कंट्रैक्ट नहीं करवाता, वो काफी ज्यादा सेल्स को कंट्रैक्ट करवाता है। ठीक है, तो वो जितने सेल्स भी कंट्रैक्ट होंगे ना, उन सबको एक नर्व की वजह से, एक नर्व फाइबर की वजह से जितने सेल्स भी कंट्रैक्ट होंगे उनको हम कह देंगे मोटर यूनिट। ठीक है, इस बात की समझ लग गई होगी आपको। अस्सलाम वालेकुम। तो दोनों की बीच में क्या है? इन दोनों के बीच में नहीं, ये इसका टाइम